आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पौधारोपण किया। सीएम हमेशा पौधारोपण और पर्यावरण को लेकर के काफी ज्यादा सहज रहते हैं और इसके साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर की गौशाला में पौधारोपण करके समाज में पेड़ों को न काटने का संदेश भी दिया है। सीएम अपने अधिकांश कार्यक्रमों में जहां भी जाते हैं वहां पौधारोपण जरूर करते हैं। वहीं आज विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर उन्होंने सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा संदेश भी लोगों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद उपचुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया है। माना जा रहा है कि 7 जून को स्वामी मौर्य अपना नामांकन भर सकते हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा अरविंद राजभर को भी एमएलसी बना सकती है और बताया यह जा रहा है कि सोबरन सिंह यादव भी सपा से एमएलसी बनेंगे। चूंकि सोबरन सिंह ने करहल से चुनाव नहीं लड़े और अखिलेश यादव के लिए सीट खाली की थी। और ये भी बता दें कि सपा की 4 में से 3 सीटें लगभग फाइनल भी हो गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी। नितिन, एक बार अगर फिर से बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी ने भरोसा जताया है और बताया जा रहा है कि 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित होने हैं। इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कनिका जी, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव जो है वह 13 सीटों पर होना है, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य 7 जून को नामांकन करेंगे। नामांकन करने के बाद चुनाव के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई उसकी कहीं ना कहीं उसमें कामकाज पूरी तरह शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जल्द विधान परिषद के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों का चुनाव प्रस्तावित है। यूपी की जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है उसमें 4 सीटों पर सपा जीत हासिल कर सकती है। विधान परिषद में भी पार्टी अपने गठबंधन के एक सहयोगी दल के एक सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा सपा हाल में सदस्यता खत्म होने वाले एक पूर्व एमएलसी को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चाएं तेज थी, जो कि पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और 7 जून को वह नामांकन करेंगे। अभी हालांकि घोषणा पार्टी तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरीके से बताया जा चुका है कि वह विधान परिषद के लिए उम्मीदवार है। तो ये जरूर कहा जा सकता है, जबकि कांग्रेस और बसपा इस चुनाव में शिरकत नहीं कर पाएगी क्योंकि इन दोनों दलों के पास संख्या बल नहीं है। तो क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं विधायकों को देखा जाता है, जिनके पास जितने ज्यादा विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सदस्य भेजता है विधान परिषद को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए बसपा और कांग्रेस इस चुनाव से दूर रहेगी और भाजपा और सपा एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिलेगी। और 4 सीटें जहां सपा को मिल सकती है, वहीं 8 सीटों में 7 से 8 सीटें भाजपा को मिल सकती है। तो ये एक बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, भाजपा विधानसभा में पूर्ण बहुमत थी, अब कहीं ना कहीं राज्यसभा में, लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगी, तो ये विधान परिषद में पूर्ण बहुमत होगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो मुश्किलें भाजपा की थी वो कम हो जाएंगी। अब किसी बिल को लेकर उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो अब तुरंत ही पारित हो सकता है, क्योंकि पहले ये समस्या आती थी, अब वो समस्या दूर हो चुकी है, क्योंकि उनका पूर्ण बहुमत होना एक कारगर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है और चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि जो 4 आरोपी हैं जिनको पुलिस हिरासत में भेजा गया है, उनसे बातचीत करने के दौरान कई बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं, जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड हाशमी भी शामिल है। इसके साथ 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पुलिस कल भी कई और अन्य आरोपी जो हैं उनको भी रिमांड पर लेने की बात कर सकती है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते हुए नशे के काले कारोबार से जहां क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं अब आम व्यक्ति और घरेलू महिला भी लूट, डकैती, चोरी जैसे अपराधों का शिकार हो रही है, जिसको लेकर के आज विजयनगर थाने पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, जिसमें खासकर कुछ जगहों को चिन्हित करते हुए जहां पर आपराधिक किस्म के नशे का कारोबार और नशे के आदी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर ये काला कारोबार और ऐसे अपराधियों पर जो नशे को बढ़ावा देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही आंदोलन एक बड़ा शहर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिले और कलेक्ट्रेट पर धरने के रूप में दिया जाएगा। ये जो नीलम धर्मकांड है, इसके आसपास में जो ट्रक है उन रोड जो खड़े रहते हैं, यहाँ पे जो है सामाजिक तत्व जो हैं वो गांजा, भांग, स्मैक वगैरह ये पीते रहते हैं। हमारी माताएं बहनें वहाँ से आती हैं, जाती हैं, उनके साथ अश्लीलता करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसे मध्य में वो ये ज्ञापन दिया गया है कि भाई उनको छेड़छाड़ रोकथाम इनके रोके जाए, क्योंकि हमारी माता बहनों के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो इस उपलक्ष्य में आज ये ज्ञापन दिया है। ये आज विजयनगर के लिए दिया गया है। आने वाले दिन में आजकल में हम डेट डिसाइड करेंगे, वो तहसील पर भी धरना दिया जाएगा पूरे गाजियाबाद के लिए। इस तरह के असामाजिक तत्व जो है पूरे गाजियाबाद। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन सभी आरोपियों के पास से गांजा तस्करों के पास से 2 महिलाएं और 3 युवक भी शामिल हैं। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से सिविल लाइन थाना पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और तस्करी में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा से मुजफ्फरनगर गांजा की तस्करी करने जा रहे थे। इस दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए है। देखिए, थाना सिविल लाइंस पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सीओ सिविल लाइंस के कुशल पर्यवेक्षण और नेतृत्व में थाना सिविल लाइंस पुलिस में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हमारा निरंतर चलने वाला अभियान है, जिसके तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध गांजा, लगभग 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक गाड़ी, सिलेरियो गाड़ी से ये लोग इस माल को छिपा के ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली इस पर और यहाँ सिविल लाइन्स क्षेत्र में थाना ये अगवानपुर के पास में एक ढाबे के पास उनको रोका गया और वहाँ जब तलाशी ली गई तो उसमें ये 5 अभियुक्त और उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये इस गांजे को विशाखापट्टनम से वाया छत्तीसगढ़ यहाँ लेके आए थे और ये लगातार एक 4 पहिया वाहन से इसको कैरी कर रहे थे और इसको मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। इनके साथ में एक अभियुक्त जो शंकर जिसका नाम है, वो इसमें मुख्य अभियुक्त है। पूर्व में भी इसी तरह के केस में दिल्ली से वो जेल जा चुका है। वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। वो एक अभियुक्त यहाँ मुजफ्फरनगर का है और शेष अभियुक्त छत्तीसगढ़ के। इनका पूरा एक नेटवर्क है कि वहाँ से ये माल को लेते हैं उड़ीसा से, और क्योंकि बॉर्डरिंग जिले हैं वहाँ छत्तीसगढ़ से लगे हुए, वहाँ से ये लोग इसको कैरी करते हैं और अगर हमारा मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जनपदों में इनका जो स्थानीय नेटवर्क है उसके माध्यम से इसकी सप्लाई की जाती है। क्या कीमत होगी इसका? लगभग बाजार मूल्य जैसा पता किया गया तो 10 से 12 लाख कीमत का ये अवैध माल है और इसमें अभी जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा भी इसमें बहुत से अन्य लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
तो इन सभी अवैध की सीढ़ियाँ वगैरह ली जा रही है और उसे और जानकारी की जा रही है। इस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जाएगा। जी हाँ, इसमें 2 अभियुक्त, उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। जैसा मैंने बताया, शंकर, ये दिल्ली से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लखनऊ से कल हज की पहली फ्लाइट रवाना होगी। इसको लेकर के विशेष तैयारियां जो है वो की जा रही है। पहली फ्लाइट में बताया जा रहा है कि 377 हज यात्री रवाना होंगे। यूपी सरकार के मंत्री भी रवानगी के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि 6 जून से लगातार 15 जून तक ये फ्लाइट जारी रहेगी। लखनऊ से करीब 4,901 हज यात्री रवाना होंगे। यूपी के बाकी हज यात्री दिल्ली से रवाना होंगे और देश में सबसे ज्यादा यूपी से जाएंगे हज यात्री। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी। नितिन, लखनऊ से कल बात करें तो हज की पहली फ्लाइट जो है वो रवाना होने वाली है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में दंगे जो हैं वो भी काफी बढ़ते हुए नजर आए। इसको लेकर के सुरक्षा की क्या कुछ पुख्ता इंतजाम हैं जो वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगी, लखनऊ से सोमवार को हज यात्रा पर सऊदी अरब रवाना होंगे 377 यात्री। मंत्रीगण करेंगे रवाना। और सबसे अहम बात की जो सुरक्षा का सबसे इंतजाम जो किया गया वो काफी बेहतर किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंसा देखी जा रही थी, कानपुर का मामला देखा गया है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सारे इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। लखनऊ की कल पहली फ्लाइट रवाना होने के बाद से 15 जून तक लगातार हज यात्री उड़ान भरेंगे। लखनऊ से कुल लगातार हज यात्री उड़ान भरेंगे और 4,901 कुल यात्री हज करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश से देश में सर्वाधिक 12,000 लोगों को कोटा मिला है इस बार। और कल पहली फ्लाइट रवाना होने के बाद 15 जून तक लगातार हज यात्री उड़ानें भरते रहेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष से हज यात्रा पर लगी थी रोक, जिसको हटने के बाद अब हज यात्रा फिर से भीड़ उमड़ पड़ी है। और उत्तर प्रदेश के काफी हज यात्री तो नई दिल्ली से जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एक सेंट्रल में आता है। 377 हज यात्री जो है पहला जत्था हुआ सोमवार लखनऊ से रवाना होगा। तो लखनऊ के मुकाबले दिल्ली से ज्यादा लोग जाएंगे। लखनऊ में तो 370 ही लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात की लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योगी सरकार ने मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ दानिश आजाद अंसारी और राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा पहली फ्लाइट को रवाना करेंगे। उसके लिए काफी इंतजाम कर रखे हैं। लखनऊ से कल पहली फ्लाइट के रवाना होने के बाद 15 जून तक लगातार हज यात्री उड़ान भरेंगे। लखनऊ से कुल 4,901 यात्री हज जाएंगे और उत्तर प्रदेश से देश से सर्वाधिक हज यात्री कल यात्रा करने के लिए बताया जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश को हज यात्रा के लिए 12,000 लोगों का कोटा भी मिला है। और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने इस बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश से हज पर जाने वाले आज मीनों हज यात्री के लिए पहली फ्लाइट 6 जून को रवाना होगी। हज हाउस के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। आमाशी एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्था करी गई, सुरक्षा का इंतजाम किया गया और मदीना के लिए विमान रवाना होगा। हज यात्रा पर जा रहे यात्रियों के साथ हज सेवक भी मौजूद रहेंगे और इस बार हज सेवकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। और इस बार कुल 50 हज सेवक ही हज यात्रियों के साथ यात्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था का इंतजाम कर लिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं हज यात्रियों को जितने हैं उनको भेजा जा रहा है। मक्का मदीना के लिए सऊदी अरब जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हिंसा थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज से ही सारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है लखनऊ में। और जिन लोगों के नाम है लिस्ट में उनकी पूरी जांच पड़ताल करी जा रही है। कोई भी ऐसा संदेह के घेरे में आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी यात्रा पर कैंसिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे पुख्ता इंतजाम देख लिए गए, पूरी जांच पहचान हो गई, उसके बाद ही नाम डिक्लेयर हुए। और इसके लिए खुद कल वहां पर कई मंत्री मौजूद रहेंगे एयरपोर्ट पे और उनके सामने ही रवानगी होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात थी। बिल्कुल नितिन, वहीं बात करें तो हज यात्रियों में भी कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और जानना ये भी चाहेंगे कि आखिर कितने समय बाद ये जो फ्लाइट है वो रवाना हो रही है।
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल बाद आज यात्रियों को जाने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कोरोना काल में काफी परेशान थे लोग और उस दौरान घर से निकलना दूभर था। ऐसे में यात्रा करना तो काफी दूर की बात हुई, लेकिन अब जो खुदा के पास जा रहे बंदे तो कहीं ना कहीं वो दुआ मानने ही जा रहे हैं लोगों के लिए, और ऐसी बीमारियां लौट के ना, ये लोगों का मानना है। और साथ ही साथ जिस तरह से कल सुबह की तैयारियां चल रही है और सुबह पहला जत्था 11 बजे पहुंच जाएगा एयरपोर्ट और उसके बाद रवानगी होगी। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, ये लगातार मंत्री वहां पर मौसम रजा मौजूद होंगे, पूर्व मंत्री और दानिश आजाद मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री वो मौजूद होंगे। और बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद वहां जाने की बात कर रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर उनके सामने रवानगी होगी तो कहीं ना कहीं सारी सुरक्षा में होने का सवाल नहीं उठ सकता है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मैनपुरी से। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और चोर गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि दो तमंचा, कैंटर ट्रक और चोरी की नकदी भी बरामद की गई है। 1 महीने पहले बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मैनपुरी सदर कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले में कई जो आरोपी रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बदायूं से, जहां जिला कारागार में कैदी ने आत्महत्या कर ली है। बाथरूम के शावर से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है। आरोपी को 20 सितंबर 2020 को जेल ले जाया गया था। अलीगढ़ जनपद के अतरौली का रहने वाला था ये कैदी। फिलहाल इसने सुसाइड कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बदायूं से जानकारी मिल पा रही है, जहां आरोपी को 20 सितंबर 2020 को जेल ले जाया गया था। अलीगढ़ जनपद के अतरौली का रहने वाला था ये कैदी। के नहीं मिलने से बताया जा रहा है काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। जिला कारागार में कैदी ने आत्महत्या कर ली है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक युवती की गला रेत करके हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने मौका मुआयना कर घटना का खुलासा करने के लिए टीमों को गठित कर रवाना किया। जहां पुलिस ने मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर प्रेमी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की है, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि उसका निधि राजपूत से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन उसकी शादी दूसरी जगह हो रही थी। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते उसने पहले गला दबाया और फिर चाकू से गला काट दिया। आपको बता दें कि मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने 24 घंटे के अंदर किया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। रक्षा थाना क्षेत्र में बीती रात्रि में एक युवती की गला घोंटकर साथ ही साथ धारदार हथियार से हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इसमें अज्ञात में एफआईआर पंजीकृत की गई। घटनास्थल के मुआयने से बहुत सारे तथ्य निकल गए। उसी के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। तो पूछताछ के दौरान उसने ये बात बताई कि पिछले 2 साल से उस युवती से उसके प्रेम संबंध थे और रिश्ते में उसका ससुर भी लगता था, उसके ससुराल का ही रहने वाला था। तो
पूछताछ में उसने ये तथ्य निकल के आया कि युवती की चूंकि अब कहीं और शादी हो रही थी तो इसी वजह से प्रेम प्रसंग में वो घर आया। घर आने के बाद में वाद विवाद के दौरान पहले उसने गला घोटा और गला घोटने के बाद में पास में ही रखे चाकू से उस युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 टीमें हमने लगाई थी, जिन टीमों में थाना प्रभारी चिरगांव, बड़ागांव और साथ ही साथ रक्षा केंद्रीय स्वाट टीम भी इसमें लगी थी। पूरी टीम ने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात हत्या थी उसका अनावरण किया है, इसलिए 25,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा पूरी टीम को दिया जा रहा है। युवती के क्या रिश्ता था इसका सर तो बता दें। जो युवती है उसका कहना, इसमें युवक के द्वारा जो आरोपी युवक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां गैस से भरे टैंकर में भीषण आग लगी थी। आग लगने से इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामनंद को खाली कराया जा रहा था। पुलिस आसपास के इलाके को खाली कराने में फिलहाल जुटी हुई थी। मथुरा से फर्रुखाबाद आ रहा था यह टैंकर, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।